नमस्कार, ये है नारी शक्ति के इस अंक में आप सभी दर्शकों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों के बारे में बात करते हैं, भले ही वो राजनीति हो, पर्यावरण हो, सामाजिक मुद्दे हो, शिक्षा हो, गृह सज्जा हो। पर इन सभी विषयों से ऊपर जो एक विषय आता है वो होता है स्वास्थ्य। जी हाँ, कहा भी जाता है कि अगर एक नारी स्वस्थ है तो वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। और मिशेल ओबामा जी ने भी कहा है कि समुदाय, देश और अंततः विश्व उतने ही ताकतवर कहलाएंगे जितने कि उनकी महिलाएं स्वस्थ होंगी। जी हाँ, तो महिला स्वास्थ्य के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे। तो आज हम जो बात करेंगे जिस विषय के बारे में, वो है उम्र के अनुसार स्त्री रोगों का निवारण। स्त्री रोग हर उम्र की महिला अपने पूरे जीवन काल में कहीं ना कहीं देखती है, भले ही वो एक छोटी बालिका हो, चाहे एक नवयुवती हो, चाहे एक प्रौढ़ महिला हो। तो उम्र में होने वाले जितने भी स्त्री रोग हैं उनका निवारण कैसे हो सकता है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और जो विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर वर्षा जैन, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और पुष्पांजलि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी वर्षा जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमने आज जो विषय रखा है वह यही है कि उम्र के अनुसार स्त्री रोगों का निवारण क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो एक वयस्क होती हमारी जो बच्चियां हैं वो जब अपनी किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं और माहवारी के समय उनका नज़दीक आता है, तब कई बार वो देखती हैं कि माहवारी समय पर नहीं आ रही है और इस वजह से वो भी परेशान होती हैं और कई बार उनकी माताएं भी परेशान होती हैं। तो सबसे पहले यही हमें बताइए कि परेशान कहाँ तक होना चाहिए और किस स्तर पर पहुंचकर उनको चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत है या चिकित्सीय उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो हमें इसके लिए क्लियर करें। आपने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेगुलर नॉर्मल सवाल पूछा है जी, जो कि रोज़मर्रा हमारी ओपीडी में पेशेंट आते हैं और ये बहुत कॉमन, इतना कॉमन है कि जैसे आज से अगर हम 20 साल पहले सोचें देखें तो इस तरह के पेशेंट आते भी नहीं थे क्योंकि उन्हें कुछ अवेयरनेस नहीं थी। बट अब समय के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है, सब जानते हैं। तो हम उन सबको ये बताना चाहते हैं कि जो ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, माहवारी की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल है। तो जैसे ही माहवारी स्टार्ट होती है, कितनी भी उम्र में, किसी को 12 में, किसी को 11 में, किसी को लेट भी होती है, 15 में भी होती है। तो जो बॉडी से एक ब्रेन में एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। ये हमारी ओवरी को उत्तेजित करता है और फिर ओवरी से डिम्ब यानी कि अंडा बनता है। तो ये फिजियोलॉजी चलती है ऊपर ब्रेन के लेवल से। तो वहाँ से जो स्टिमुलेशन आता है ये ओवरी पे एक्शन होता है और उसके इफेक्ट में उसमें माहवारी आनी शुरू होती है। अब जैसे कि किसी का मेंसेस जो स्टार्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में मीनाकी बोलते हैं। तो जिसका सपोज किसी का 13 में ही स्टार्ट हुआ, तो उस लड़की को इसको नियमित रूप में कि वो जो हाइपोथैलेमस से ओवरी पे जो एक्शन आएगा उसको नियमित रेगुलर रिदम में लाने के लिए उसको एटलीस्ट 2 इयर्स लगेंगे। तो अगर ये माहवारी डिस्टर्बेंस ऑनसेट से लेके 2 इयर्स में अगर नियमित नहीं हो पाती है तो उन्हें कंसल्ट करना है। 2 इयर्स के बाद तो ये 100% नॉर्मल नियमित हो ही जाना है। बट अगर किसी को नहीं नियमित हो पा रही है, अब कुछ बच्चियां होती हैं जिनको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, कुछ जिनको बहुत कम होती है, वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो नॉर्मल है, वो अपने आप ही 2 इयर्स में रेगुलर हो जाएगा। बट किसी को बहुत किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग, कुछ बच्चियां आती हैं जिनको 1-1 महीने 2-2 महीने कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कुछ हम सिंपल से हार्मोन्स देते हैं क्योंकि बेसिकली ये हार्मोनल ही है, तो हार्मोन से उनका निवारण हो सकता है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम कई बार एक जस्ट अपन एक रूल आउट करने के लिए कि कहीं किसी कोई थायराइड की बीमारी से तो नहीं वो परेशान है, या एक हार्मोन, एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, और एक हम चाहें तो एक सोनोग्राफी करके देख सकते हैं। तो इतनी हमें 3 चीज़ कर सकते हैं। वो भी अगर बहुत परेशानी है, 5-6 महीने हो गए हैं, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही, तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत अच्छे से आपने वर्षा जी यहाँ पर बताया कि किस परिस्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना है। और वैसे 2 साल तक आप रुक सकते हैं, 2 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी नहीं है तो 2 साल बाद नियमित होंगी आपकी माहवारी। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे माहवारी, जैसे अब माहवारी का सारा रिलेशन है वेट से। तो अगर किसी बच्ची का वेट
उसकी एज के अनुकूल ज़्यादा है, हाँ। तो इस बच्ची की हाइट और इसका मेंसेस मतलब इसका प्यूबर्टी बहुत जल्दी आएगा। जी। इस बच्ची को हमें यहाँ पर मतलब पेरेंट्स को यहाँ पे अलर्ट रहना है उस बच्ची का वेट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें उसको डाइट नहीं कराना है, हमें उसकी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं है। जी। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका हार्मोनल संतुलित जो रिदम जो होता है वो कंट्रोल हो जाएगा। जी। एंड इस बच्ची को फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं और आगे चलकर जो पीसीओ होने वाला है वो नहीं होगा। जी। और यहाँ पर एक प्रश्न और आता है बीच में, क्योंकि हम किशोर वयस्क होने वाली युवतियों के बारे में बात करें तो खान पान के लिए क्या विशेष इनको यहाँ पर इस उम्र की महिलाओं को ध्यान रखना होगा? देखो, ये हम सबको पता है और जो बच्चे सुन रहे हैं, जो माएँ सुन रही हैं, सबको पता है कि पहले के समय में हम लोग कुछ बाहर का नहीं खाते थे और टाइम पर खाते थे। टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, घर की बच्चियों से सारे घर के काम भी कराए जाते थे। अब वो पूरी शैली चेंज हो गई है। अब बच्चियां घर में काम भी नहीं करती, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करती हैं, खान पीन उनका बाहर का खाना पीना है, टाइम पर नहीं खाना है, टाइम पर नहीं सोना है। स्लीप साइकिल का भी बहुत अहम रोल है। तो टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, हेल्दी खाना, तो ये सब चीज़ें जीवन शैली में आती हैं, ये सबको फॉलो करना है। और अब जो हम सब एक्सपोज्ड हैं पॉल्यूशन के लिए, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। जैसे बच्चों को स्ट्रेस है, स्कूल में कंपटीशन है, वो भी बहुत अहम अपनी भूमिका निभाता है उसकी नियमित माहवारी के लिए या हैवी ब्लीडिंग के लिए या वेट गेन के लिए, हाइट वेट के लिए, एवरीथिंग के लिए। तो वो भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया यहाँ पे वर्षा जी। और ये तो बात हुई हमारी नवयुवतियों के लिए। अब हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो कि नवविवाहित हैं और गर्भधारण एक उनके लिए समस्या बना हुआ है। बहुत समय से परेशान हो रही हैं और गर्भधारण करना चाहती हैं, पर किसी वजह से वो नहीं कर पा रही हैं। कहाँ उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है और चिकित्सक की सलाह क्या काम आ सकती है? साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि IVF या IUI टेक्निक्स जो हैं वो किस तरीके से इसमें मदद कर सकती हैं? देखो, ये तो बहुत ही विशाल मतलब पूरा ये, बट अगर हम बहुत एक शॉर्ट में जाएं तो किसी दंपत्ति की शादी होती है और अगर वो उनकी उम्र 35 से कम है, जैसे आजकल तो लेट मैरिजेस हो रही है, तो 35 से कम एज है, तो उन महिलाओं को 35 से कम है, 1 साल हो गए और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, नियमित माहवारी है, कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, तो ये अगर 1 साल में ट्राई करते हैं और बच्चा नहीं ठहरता है तो इन्हें कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए। कोई भी अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को या इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। बट किसी की अगर लेट मैरिज है, 35 है, तो ये महिलाएं 6 महीने के अंदर, अगर 6 महीने में उनको बच्चा नहीं ठहरा है तो कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल अकेला फीमेल्स नहीं है, इवन आफ्टर कोरोना मतलब मेल फैक्टर भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है, तो दोनों को ही जाके कंसल्ट करना चाहिए। फिर अब जैसे हम जाते हैं किसी IUI की ज़रूरत है और आपने पूछा IVF की ज़रूरत है, तो आजकल पहले तो ये था PCOD है, अब एक दूसरी समस्या शुरू हो गई है, पुअर ओवेरियन रिजर्व। मतलब उसमें क्या होता है, जो फीमेल है उसके अंडे समय से पहले कम हो रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन समस्या है। तो आप अगर जाके कंसल्ट करते हो और आपके एग्स बहुत कम हो रहे हैं, सपोज आपकी एज 30 है और आपका AMH 0.5 आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपको सीधा डॉक्टर बोलेगा आप IVF कराइए। आपको IUI भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, सीधा IVF के लिए बोलेंगे। तो आपका डिपेंड करता है आपका कैसे हार्मोन्स के प्रोफाइल आते हैं, आपका AMH लेवल कैसा आता है, फिर और बहुत सारे टेस्ट हैं, ट्यूबल फैक्टर्स हैं, मेल फैक्टर है, वो सब कंट्रीब्यूट करता है। सब ओवरऑल मिला के उस पेशेंट के लिए क्या नीड है, IUI करना है कि IVF करना है। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं तो उनको फिर ART प्रोसीजर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। जी डॉक्टर वर्षा, एक और मतलब जो एक सवाल रहता है और संशय रहता है कई बार पेशेंट्स के बीच में कि IVF सेफ़ है या नहीं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि डर के साथ महिलाएं जाती हैं डॉक्टर के पास। देखो, IVF बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। जो हम OPD में देखते हैं, पेशेंट को डर ये होता है कि कहीं किसी और का मिक्स तो ना हो जाए, तो ये डेफिनेटली ऐसा 100% कहीं भी नहीं होता है, बिकॉज प्रॉपर कंसेंट, प्रॉपर पेशेंट का हम सैंपल कहाँ से लेकर आएंगे, मतलब हस्बैंड से आएगा, नहीं है तो आपसे बात करेंगे कि डोनर स्पर्म लेना है, वो भी हमें खरीदना पड़ता है स्पर्म। तो ऐसे नहीं कि कोई भी किसी का मिला के कर दे, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है।
आपके कंसेंट होते हैं तो आप डोनर पर जाते हो, नहीं है तो नहीं जाते हैं। तो जी। वो एक लोगों के बीच में विडम्बना बैठी हुई है कि यहाँ पे किसी का मिक्स हो जाता है, हमारा बच्चा है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट हमसे ओपीडी में पूछते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें हमारा तो रहेगा। हम्म। तो मुझे लग रहा है मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं ये मैसेज दे पाऊँ कि ऐसा नहीं है, आप आते हो तो आपका ही रहेगा, जी, अगर जी। आपका सब कुछ सही है तो। और अगर आप मना करते हो कि डोनर पर जाना है तो बात अलग है, बिल्कुल। है ना। और दूसरा सेफ्टी के लिए हम देखें तो टोटली सेफ है, इसमें ऐसी कोई कहीं पे कोई रिस्क, कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे कोई चीज़ देखने में नहीं आती है, अगर हम उसको प्रॉपरली पहले से इन्वेस्टिगेट करें। अगर सपोज आपको कुछ कार्डियक डिजीज़ है और हमने इवैल्यूएशन नहीं करा तो और प्रेगनेंसी आई तो फिर डेफिनेटली आप हाई रिस्क में आ जी, जाते हो। जी, जी। तो हमें पहले प्रॉपर कुछ हम प्री टेस्ट करते हैं, उन टेस्ट के अनुकूल उनके अनुसार जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको पहले रेक्टिफाई करेक्शन करते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफर करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से वर्षा जी आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से एक ऐसी युवतियाँ जो कि गर्भधारण करना चाह रही हैं और परिस्थिति के अनुसार नहीं कर पा रही हैं, तो वो किस तरीके से आईवीएफ का या गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उनका सहायता ले सकती हैं यहाँ पर। अब ये तो हो गई 2 स्टेज। तीसरी स्टेज पर हम जाते हैं ऐसी महिलाएं जो कि रजोनवृत्ति के करीब हैं, जो मीनोपॉज वाली स्टेज पर जा रही हैं। उनको अपने स्वास्थ्य के लिए रजोनवृत्ति के पहले और जो रजोनवृत्ति से आगे निकल चुकी हैं उसके बाद किस तरीके की समस्याएं उनको हो सकती है और उसके लिए क्या हम उपचार उन्हें बता सकते हैं। अब ये जो आपने मुझसे पूछा बहुत अच्छा सवाल है जी। क्योंकि ये बहुत कॉमन है और यहाँ पर फीमेल को पता ही नहीं है कि वो बेचारी किस चीज़ से जूझ रही है। बिल्कुल। यहाँ पर उसका परिवार है, उसके अब सास ससुर भी मैच्योर हैं, एजेड हो गए हैं, क्योंकि अब इसकी भी उम्र हो गई है, इसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी है। जी। लेकिन ये जूझ रही है अपने पेरीमेनोपॉज वाले स्टेज में जहाँ इसके हार्मोन्स भी जा रहे हैं। जी। तो ये हार्मोन्स जा रहे हैं, यहाँ पे उसे ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। यहाँ पे उसके जो हार्मोन्स जा रहे हैं, ये हार्मोन्स उसका कम हो रहा है क्योंकि उसका ओवेरियन फंक्शन अब कम हो रहा है। ओवेरियन फंक्शन कम हो रहा है तो उसका बॉडी में से ईस्ट्रोजन हार्मोन जो मेन फीमेल हार्मोन है वो कम हो रहा है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन है फीमेल की बॉडी का बोन हेल्थ, उसकी स्किन हेल्थ, उसकी सेक्सुअल लाइफ, उसकी स्लीप साइकिल और उसका ओवरऑल जनरल एक फेमिनाइन जो फेमिनिटी देता है ना, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, जहाँ वो 35 क्रॉस हो रही है एंड टुवर्ड्स 40 एंड 45 जा रही है, जो सबका मीनोपॉज पेरीमेनोपॉज स्टेज जो है वो सबका अलग अलग है। जी। बट ये मान के चलें कि 35 से लेके 45-50 के बीच में करीब आता है, ये 10, 12, 15 ईयर्स का बीच का ड्यूरेशन है। बिल्कुल। और ये इस स्टेज में इसको चाहिए, इसको बहुत सारा कैल्शियम। तो यहाँ पे डाइट का बहुत ध्यान रखना है, आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो कैल्शियम काम ही नहीं करेगा। फिर आपका स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे अपनी शैली में ध्यान रखें कि आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, आप वॉकिंग करें, जो भी आप अपनी एक्टिविटी में अपार्ट फ्रॉम घर के काम के अलावा जो भी आप कर सकते हैं वो करें, तो उससे आपका बॉडी का बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल्स आपकी वीकन नहीं होंगी। अब थर्ड चीज़ में हम आते हैं सेक्सुअल लाइफ, क्योंकि यहाँ पे ओवेरियन फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है, तो उसकी जो फीमेल का जो लिबिडो वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर्स में आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर उसको ध्यान रखना है कि हम मीन्स यहाँ पे वो कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकती है, इवन योगा से भी फ़र्क पड़ता है। हम लोग हमारे क्लिनिक में पेशेंट को ऑफ़र करते हैं, जैसे अब आजकल थेरेपीज़ हैं, हम लोग पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं पेशेंट को। जी। बट अगर हम देखें तो एक्सरसाइज कोई भी प्रॉपरली नहीं करता है, तो हम लोग अब पेल्विक फ्लोर चेयर हम लोग ने ली है, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कुछ करना नहीं है, आके आप सिर्फ बैठ जाओ, हाफ एन आवर का सिटिंग देंगे, वीक में 2 सिटिंग, 1 महीने में 8 सिटिंग। तो अगर आप 1 महीने में 8 सिटिंग देते हैं और अगर आपने 1 साल में 2 महीने की मतलब आपने 16 सिटिंग कर ली, तो आपका जो नीचे का पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रेंथन रहेंगी कि आपकी इवन सेक्सुअल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी थेरेपीज़ भी हैं, लेज़र थेरेपी भी है, जिससे आप जो पार्टनर्स में प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसको कम होने की वजह से जो स्किन है, स्किन का थिननेस होना, तो वेजाइना भी स्किन है जी, एक म्यूकोसा है, उसकी भी थिनिंग होना, तो उसके सिक्रीशंस भी कम होना, तो सारी चीज़ें पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी को हैम्पर करती है। तो उस पार्ट को भी हम लोग देखते हैं। अब रहती है स्लीप साइकिल, मूड स्विंग्स, जो पेरीमेनोपॉज स्टेज में मूड स्विंग्स होते हैं,
कभी भी चिड़चिड़ी आ जाना, कभी भी एनजाइटी होना, तो उसके लिए भी कुछ हम लोग आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो कि हम एडवाइस करते हैं। अगर कोई सिम्टम है और इस परेशानी से जूझ रही है तो हम उसको एडवाइस करके उस चीज़ को हम करेक्शन कर सकते हैं। जी, तो ये सब थेरेपीज़ हैं। बिल्कुल, मतलब समाधान सभी चीज़ों का है। और यहाँ पर जैसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की बात चली है, तो एक प्रश्न और यहाँ पर था, वो था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। अगर उसको आम भाषा में कहें तो अपने मूत्र को नहीं रोक पाना, या ऐसे जो महिलाएं हैं जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो रही है, तो उनका क्या उपचार है, और क्या ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो है वो उसमें भी मदद करती है? डेफिनेटली वो वर्क करेंगी। देखो, एक तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन है जी। और पेशेंट रोज ही आते हैं। इसमें हम एज अ डॉक्टर, चिकित्सक, हमें डायग्नोसिस करना है कि इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। जी। मतलब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब उसकी मांसपेशियां इतनी कमज़ोर हो गई हैं, जो ब्लैडर एरिया है, वजाना का एरिया है, कि उसको एक छींक आती है या खांसी आती है या कोई भी पेट पे प्रेशर हुआ है, जोर से हंस दिए तो यूरिन का बाहर निकल जाना। जी। तो अब ये चीज़ जब फीमेल जब ये चीज़ फील कर रही होती है तो उसको शर्म आती है। उसे लगता है मैं किसको बताऊं, जी। क्योंकि आपकी पैंटी में यूरिन रहती है। आप कहीं पार्टीज में, आप कहीं सोशल गैदरिंग में, तो वो क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं कहीं जाना। और वो डॉक्टर के पास भी उनको लगता है ये कैसे बताएं, मतलब उन्हें पता नहीं किसका ट्रीटमेंट है। जी। तो ये हो गया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। उसमें क्या होता है, पेशेंट को हर थोड़ी देर में यूरिन आ रही है, तो इसमें यहाँ पे यूरिनरी जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, जी। उसकी वॉल थिक हो गई है, वो उसकी कैपेसिटी कम हो गई है। तो थोड़ी सी भी ब्लैडर फुल हुआ, उसको लगा मुझे यूरिन आई। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। जी। दोनों का ट्रीटमेंट है। जैसे अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो इस लेडी को डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसको डेफिनेटली पेल्विक फ्लोर चेयर वर्क करेगी, क्योंकि हम एक्सरसाइज बताएंगे, वो थोड़े दिन करेगी, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, फिर छोड़ देगी, तो कहानी वहीं के वहीं पहुंच जाएगी। तो अगर हम पेल्विक फ्लोर सेशंस लेते हैं तो इसको डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसको योगा भी करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट रखना है, अपना वेट कम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा होता है जिसका ब्लैडर ओवर एक्टिव है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग ब्लैडर ट्रेनिंग करते हैं। मीन्स हम उन पेशेंट्स को बोलेंगे कि आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी कम है, तो आपको हर 15 मिनट में या हर 1 घंटे में यूरिन जाना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना है 10-10 मिनट। हम ग्रेजुअली इंटरवल्स बढ़ाएंगे और एट लास्ट ये होगा कि उसका ब्लैडर इतना ट्रेन हो जाएगा कि ब्लैडर फुल होने के बाद 2 घंटे 3 घंटे में वो यूरिन जाएगी। जी। तो ये हमें ग्रेजुअल करना है। तो ये दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट है। मतलब घर बैठ के उस चीज़ को दुखी होकर उसको नहीं सॉल्व करके चीज़ को बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। इन सब के ट्रीटमेंट है, तो डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। जी, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर दोनों अंतर भी बताए, और ये भी बताया कि किसी भी परेशानी को घर में लेकर नहीं बैठना है। अगर आपको लगता है आप परेशान हैं किसी चीज़ से, तो उसके लिए आपको चिकित्सक के पास ज़रूर जाना ही होगा। और डॉक्टर वर्षा, यहाँ पर एक सवाल जो कि आता है वो है कैंसर के बारे में। जिस तरीके से कैंसर किसी भी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, उसी तरीके से जो हम स्त्री के अंग हैं उनके बारे में भी अगर बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर या यूटेराइन कैंसर, ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनसे बचाव किस तरीके से हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं? देखो, अगर हमने देखें कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मोस्टली है दिल्ली की पॉपुलेशन में। जी। मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, मेट्रो सिटीज, मेट्रोस। और इन मेट्रोस में क्या है, पॉल्यूशन बहुत है। तो डेफिनेटली पॉल्यूशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कैंसर में, जो कि आप जहाँ रहते हो वो अवॉइड कर नहीं सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपना बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हो। आप एक्सरसाइज करके हेल्दी फूड लेकर, तो आपका इम्यूनिटी अपने आप ही स्ट्रांग रहेगा, तो आप कैंसर से फाइट कर सकते हो। इवन कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो और आपको ऑलरेडी कैंसर है, तो आपका कैंसर ख़त्म तो नहीं होगा, बट उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी। या आपको कैंसर हो चुका और ट्रीट हो चुका, उसके बाद आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी फूड लेते हैं और साथ में ये मेडिटेशन, योगा भी करते हैं, तो आपका रिकरेंस रेट कम है। रिकरेंस मतलब फिर से डेवलप होने का चांसेस कम है। तो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिविटी, मन की सोच, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम चेकअप की बात करें, तो कैसे एक स्टेज से पहले आने के पहले हम रेगुलर अपनी महिलाओं को बता सकते हैं कि ये सावधानियां उनको रखनी होंगी? देखो, ब्रेस्ट कैंसर में सिंपल है, हम पेशेंट को बोलते हैं आप जब भी क्लिनिक आते हो तो हम लोग भी आज द पेशेंट का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा लो, और एल्स खुद भी सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आजकल इतना पब्लिक अवेयरनेस भी चल रहा है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के,
कि आप सेल्फ स्टेप्स भी हैं कि कैसे आपको सेल्फ डायग्नोसिस करना है। छोटी सी भी एक सिस्ट फील होती है तो अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें कि डॉक्टर अपने आप देख के बताएगा सोनोग्राफी करना है, मेमोग्राफी करना है और डायग्नोसिस हो जाएगा तुरंत ही। घर में लेके बैठने से तो कुछ नहीं होगा। और यूट्राइन कैंसर की बात रहती है तो यूट्राइन कैंसर भी अब 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो बच्चेदानी का कैंसर, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर है मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। वो एक कैंसर है जिसको हम बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज है या आपको मेनली तो वाइट डिस्चार्ज ही करके प्रेजेंट आते हैं, इचिंग वजाइना में इचिंग है, बर्निंग है, जलन है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं उस समय हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं पैप स्मेयर करने के लिए, HPV DNA स्क्रीनिंग करने को, क्योंकि HPV वायरस जो है ना वो 90-95% कॉज करता है कैंसर के लिए, तो उसको हम, और उसका वैक्सीन भी है। तो उस सर्वाइकल कैंसर पेशेंट को जब हमने स्क्रीन किया और पेशेंट नेगेटिव है तो हम उसको ट्रीट तो कर रहे हैं, साइड बाय साइड हम उसको कैंसर वैक्सीनेशन के लिए ऑफर करते हैं, उनको करना चाहिए। तो ये एक है प्रिवेंटिव में कि हम उसको स्क्रीन करें, डिटेक्ट करें और हम उनको कैंसर से वैक्सीन से वैक्सीनेट कर दें ताकि उनको फ्यूचर में प्रिवेंशन मिल जाए। और डॉक्टर वर्षा, यहाँ पर क्योंकि वैक्सीनेशन की बात चली है तो वैक्सीनेशन किस उम्र की युवतियाँ करवा सकती हैं और किस स्टेज तक, किस उम्र तक वैक्सीनेशन लिया जा सकता है, उसकी जानकारी भी। हाँ देखो, मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन का उद्देश्य है कि आप 9 ईयर्स के बाद दे दो, बिकॉज 9 ईयर्स के बाद क्या होगा, इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, जो बच्ची की प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो सेक्सुअली किसी भी एज में एक्टिव हो सकती है, वी डोंट नो। तो सेक्सुअली एक्टिव जब हो रही है उसके पहले, मतलब उसके सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले उसको वैक्सीनेशन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से वैक्सीन मिल जाए जी। तो अब सपोज उसका जो पार्टनर है उससे उसको इन्फेक्शन आया तो ये तो इम्यून हो गई, तो ये कैंसर से, ये इस वायरस से बच सकती है और ये वायरस कैंसर करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हम बचा सकते हैं। अब जैसे अब वैक्सीनेशन हमें करना है 40 एज में, 40 एज का बाद सेक्सुअल एक्टिविटी वैसे ही कंपैरेटिवली कम होती है, तो 40-45 के बाद हम लोग वैक्सीनेशन करने के लिए मना ही करते हैं, कोई यूज़ नहीं है। बट जो मेन रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं जब वो सेक्सुअली एक्टिव है उस टाइम पर उसको वैक्सीन मिल जाना चाहिए। ये अपने एक बहुत बड़ी जो एक संशय रहता है मन में कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि 9 वर्ष या 16 वर्ष की उम्र पे ही वैक्सीनेशन हो सकता है, या यंग जो लेडीज़ है 26 साल को क्रॉस करने के बाद वो नहीं कर सकती। ये एक समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कहेंगे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, बस यही है कि इसका मेन है कि अब जैसे कुछ लोग सेक्सुअल एक्टिव नहीं भी हैं तो वैक्सीनेशन वो लेट करा लें, बट हमें नहीं पता, तो बेटर है कि हमारी बेटियां जब बड़ी हो रही हैं 9 साल के बाद उनको गवर्नमेंट के प्रोग्राम के हिसाब से उनको वैक्सीनेशन मिल जाना चाहिए। एक प्रश्न और वर्षा जी आता है, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे पूछूंगी, सेल्फ मेडिकेशन जो होता है कई बार पीरियड्स को एक्सटेंड करने के लिए या गर्भ को रोकने के लिए, इसके लिए मेडिकेशन जो रहती हैं वो महिलाएं खुद से लेती हैं, वो कितना सेफ है? सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई, वो करीब 15-20 साल से 21 डेज की जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो खा रही थी एंड उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको ब्रेस्ट में बहुत सारी गिठारें बन गई थी। तो ये अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में जो हार्मोनल मेडिसिन लेते हैं उसमें यूट्रस में तो प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट ब्रेस्ट में रिस्क हो सकता है जी। तो ब्रेस्ट में फाइब्रोएडेनोमास कई बार परसिस्ट करें तो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो एक बेटर है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ले, कंसल्ट करके ही वो दवाई ले। ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये देखा है समझ में कि बहुत सी महिलाएं, क्योंकि कई बार कुछ रूढ़ियां भी रहती हैं कि पूजा है, पाठ है, तो वो उसको उस समय भी लेना उतना चलता है, वो ले सकते हैं। कभी कभार तो साल में 1-2 बार लेते भी तो चलता भी है, 4-5 दिन का मेडिकेशन मैटर नहीं करता, पर जो 21 दिन का नियमित ले रहे हैं दैट इज समथिंग विच इज़ टू बी, मतलब वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ले। बिल्कुल। और वर्षा जी, एक और प्रश्न जो ये है कि सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्स किस तरीके से वुमेन हेल्थ पे असर डालते हैं, और हमारी जो रजोनवृत्ति वाली महिलाएं हैं खास तौर पर, उनको क्या सप्लीमेंट्स अपनी डेली लाइफ में जोड़ने ही चाहिए, उनके बारे में भी हमें बताते थे। देखिए, एक तो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मैं बोलूँगी कि जो पेरीमीनोपॉज स्टेज होती है, जब मीनोपॉज आने वाला है उस टाइम में ना फीमेल का वेट भी गेन होता है, तो उस समय उनको एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, डाइट करना है, पर डाइट में क्या लेना है वो इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, अगर लें तो मिलेट्स लें, उसमें कैल्शियम बहुत हाई है और कार्ब्स, क्वालिटी ऑफ कार्ब्स अच्छा है, तो उनका वेट गेन भी बहुत नहीं होगा। फिर प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट कैल्शियम है।
कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। जी। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी ज़रूरी है। तो डाइट इसीलिए जो इन सब में हो, बट अब हमारे इंडियन डाइट में कुछ वेजिटेरियंस हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं, बिल्कुल। और सबके अपने अपने कल्चरल्स हैं कि हम ये कौन नहीं, क्या खाता है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स टैबलेट्स लेने में कोई वो नहीं है कि आप जैसे हम हमारे क्लिनिक में ऑफ़र करते हैं, आप 1 वीक ऑन 1 वीक ऑफ, बिल्कुल। तो 1 हफ्ते खाइए, 1 हफ्ते मत खाइए, फिर 1 जी। हफ्ते खाइए, ऐसे करके 3 मंथ्स ले लिया, बीच में ब्रेक ले लिया, फिर ले लिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। पर विटामिन डी के शॉट ज़रूर लेना है। विटामिन डी तो डेफिनेटली 98% पॉपुलेशन डेफिशिएंट है। विटामिन डी के हम लोग शॉट्स देते हैं। उसका शॉट का कोर्स है कि आप हफ्ते में 1 बार लें, 2 महीने ले लिया, फिर छोड़ दिया, जी। फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर रिपीट कर लें, बिल्कुल। ऐसा हम कर सकते हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने कम समय में हमें बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी, और किस तरीके से एक महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपनी पूरी उम्र के हर पड़ाव पर रख सकती है, ये सारी जानकारी आज आपने हमारे कार्यक्रम में हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद। जी। और दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम, ये आपको ज़रूर बताना है। इसी के साथ स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।